हाय गाइस, ITN डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तीसरे चैप्टर का जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था जिसमें हम वायर तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे केबल के बारे में। केबल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलते आगे देखते हैं। देखिए केबल किसी भी चालक को जिस पर कि इंसुलेशन चढ़ा हो उसे केबल कहते हैं। जैसे कि कोई भी कंडक्टर हो, वेयर कंडक्टर होता है, उस पर अगर केबल चढ़ा दिया जाए, उस पर लेयर चढ़ा दिया जाए, कवर चढ़ा दिया जाए, तो उसको हम केबल कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट और क्या है इसमें। देखिए पार्ट्स ऑफ केबल। अब देखेंगे केबल कौन कौन से भाग होते हैं। केबल के निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेशन कवरिंग और तीसरा प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब इसमें कंडक्टर की सहायता से करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और दूसरा है इंसुलेशन कवरिंग, वह कवरिंग जो करंट को एक निश्चित रास्ते में बहने के लिए बाध्य करती है, इंसुलेशन कवरिंग कहलाती है। केबल का इंसुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि करंट लीक होने पर बिजली के झटके लगेंगे और आग लग सकती है। जो इंसुलेशन होता है केबल का बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो उससे आग भी लग सकती है और वहाँ पे खतरे का चांस बढ़ सकता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये इंसुलेशन को मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करता है। कोर ऑफ अ केबल। केबल के कोर, किसी केबल के इंसुलेशन सहित एक कंडक्टर को कोर कहते हैं, लेकिन इस पर कोई मैकेनिकल सुरक्षा कवर नहीं होता है। कोर का कलर देखें। मल्टी कोर केबल की भिन्न भिन्न पोलैरिटी की तारों की पहचान के लिए उनकी कोर को भिन्न भिन्न रंग दिए जाते हैं। एक 3 फेज 4 तार सिस्टम में पहले, दूसरे, तीसरे को क्रमशः लाल, पीला, नीला रंग दे दिया जाता है। एक न्यूट्रल तार के लिए कोर इंसुलेशन का रंग काला होता है, जबकि अर्ध तार का रंग हरा होता है। मल्टी कोर केबल में कंडक्टरों को जोड़ते समय इन कोर रंगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब भी कोई हमारा फेज सीक्वेंस होता है हमेशा RYB में होता है, यानी कि रेड, येलो, ब्लू। और उसमें जो ब्लैक होता है एक चौथा कंडक्टर होता है वो ब्लैक, उसका कलर ब्लैक होता है। और अर्थिंग के लिए हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं। ये कलर कोडिंग हमारे आई रूल के अंतर्गत आते हैं। आई रूल का यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अब है देखते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। किसी बंद सर्किट में बहने वाला करंट I उसके सिरे में दी जाने वाली वोल्टेज V के समानुपाती और रेजिस्टेंस R के विलोमानुपाती होते हैं, जबकि सर्किट की भौतिक अवस्थाएं एवं तापमान स्थिरांक हैं। समीकरण के रूप में इस नियम को निम्नलिखित के अनुसार लिखा जा सकता है। देखिए धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, जो धारा होता है विभवांतर के समानुपाती होता है समीकरण नंबर 1 में। और धारा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा धारा होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू V अपन R, I प्रोपोर्शनल टू V अपन R। फिर I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V अपन R इंटू के, जहाँ के एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। इस प्रकार ओम के नियम से निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। I बराबर V अपन R। उपरोक्त समीकरण से यदि कोई दो मान प्राप्त हो तो तीसरे मान को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आर का मान निकालना होगा, रेजिस्टेंस का मान निकालना होगा, तो R बराबर V अपन I
जिसको ओम में मापा जाता है। और V बराबर IR, सॉरी यहाँ पे ओम लिखा गया लेकिन यहाँ पे वोल्ट रहेगा, V वोल्ट में मापा जाता है और ये एम्पियर में मापा जाता है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी R का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अगर लंबाई का मान घटेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। यदि इस प्रकार यदि एक 10 SWG कॉपर कंडक्टर की लंबाई 300 मीटर हो और इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम हो, तब इसकी साइज की 600 मीटर लंबी तार की रेजिस्टेंस 2 ओम होगी। एक कंडक्टर के R उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A के विलोमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। यदि एक दी गई लंबाई की कॉपर तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम हो, तब इसकी लंबाई कॉपर तार सेक्शनल एरिया 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 20 ओम होगी। आमतौर पर गोल तारों की रेजिस्टेंस उनके डायामीटर के विलोमानुपाती होता है, R = 1/D²। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसके तत्व पर निर्भर करती है, जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है उनके तत्व पर निर्भर करती है। इस प्रकार एक नाइक्रोम तार की रेजिस्टेंस का समान साइज की कॉपर तार की अपेक्षा 66 गुना होती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसके तापमान पर निर्भर करता है। जब कुछ शुद्ध धातु के कंडक्टर का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। R प्रोपोर्शनल टू L/A या R = ρL/A, जहाँ रो एक स्थिरांक और कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। यह तीसरे नियम पर निर्भर करती है। L कंडक्टर की लंबाई है सेंटीमीटर में, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, R कंडक्टर की रेजिस्टेंस ओम में है। अब देखते हैं तापमान के बदलने से धातु, मिश्र धातु, इलेक्ट्रोलाइट और गैसों के रेजिस्टेंस में परिवर्तन होना। देखते हैं धातु, मेटल। सभी शुद्ध धातुएं जैसे लोहा, पीतल, तांबा, टंगस्टन इत्यादि की रेजिस्टेंस तापमान बढ़ाने से बढ़ती है। इनके जो तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे। मिश्र धातु, एलॉय। धातुओं का मिश्रण एलॉय कहलाता है। अधिकांश मिश्र धातु का तापमान बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ती है। इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर। कार्बन इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस तापमान बढ़ाने से घटती है। अधिक तापमान पर उनकी इंसुलेटिंग गुण कम तापमान की अपेक्षा नहीं होती है, अर्थात अधिक तापमान पर वे बहुत खराब इंसुलेटर बन जाते हैं। यानी कि जब इसमें ताप बढ़ाते जाएं तो इसके रेजिस्टेंस बढ़ते नहीं हैं। यदि हम अगर ताप उसके सहन क्षमता से अधिक बढ़ा देंगे तो उसकी इंसुलेटर की जो गुण होता है वो खो देता है और वहाँ पे देखिए नेक्स्ट गैसेस। गैस में देखते हैं कुछ वैक्यूम ट्यूब्स या डिस्चार्ज लैंप में प्रयोग होने वाले गैस जैसे आर्गन, नियॉन, हीलियम इत्यादि का तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। आजकल रबर के स्थान पर तारों का इंसुलेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनाया जाता है। इस केबल में एल्युमिनियम या कॉपर कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि पीवीसी इंसुलेशन खुद बहुत कठोर होता है, इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग
इंडोर वायरिंग और आवश्यकता वायरिंग और पैनल वायरिंग में किया जाता है। यह VIR यानी कि वल्केनाइज इंडियन रबर केबल के साइजों में ही उपलब्ध होती हैं। किर्चॉफ्स लॉ, ये नियम कई मिले जुले रेजिस्टेंसों का तुल्य रेजिस्टेंस और विभिन्न कंडक्टरों में चलने वाली करंट का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किर्चॉफ के दो नियम होते हैं। पहला पॉइंट नियम या करंट नियम। देखिए, यह नियम बताता है कि किसी भी सर्किट के जंक्शन पॉइंट पर करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में, एक बिंदु की ओर आने वाली करंटों का योग बिंदु से बाहर जाने वाली करंटों के योग के बराबर होता है। जैसे इस फिगर में देखिए, इसमें बना है, इसमें धारा आ रहा है जंक्शन की तरफ, इससे बाहर जा रहा है, इस I3 से भी बाहर जा रहा है, I4 से अंदर आ रहा है, I5 से बाहर जा रहा है। तो हो जाएगा I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5 के बराबर होगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल टू 0। अब दूसरा है मेश का नियम, मेश या वोल्टेज का नियम। किसी भी बंद सर्किट में अलग अलग शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप का योग उस सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। देखिए इसका, यहाँ पे देखिए फिगर, पहले फिगर देख लीजिए तब इसको बताते हैं। देख लीजिए ये सर्किट इसका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 लगा है। यहाँ पे धारा I1 I2 और इसमें धारा I1 I2 और इसमें ये जो धारा रहेगा I1 इसमें रहेगा, ये धारा इधर इसमें आ जाती है, क्योंकि ये सीरीज में होता है, सीरीज में धारा समान होती है और ये इधर से धारा इधर बहेगा। और इसका समीकरण देख लेते हैं हम। देखिए R1 I1 प्लस R2 I2 प्लस R3 I3 इक्वल टू 0। परिपथ ABCD में I2 I4 प्लस I2 I3 प्लस बराबर E के। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे धारा डिवाइड हो जा रहा है दो पार्ट में, I1 व I2 में। अब देखिए किर्चॉफ के सिद्धांत में प्रश्नों पर चिन्ह लगाते समय लगने वाले वोल्टेज ड्रॉप और EMF के बीजगणितीय चिन्हों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। वोल्टेज के बढ़ाव को प्लस V चिन्ह और वोल्टेज के उतार को माइनस V चिन्ह से दिखाते हैं। यानी कि इसमें जब वोल्टेज बढ़ाव होता है तो इसमें पॉजिटिव चिन्ह से, और वोल्टेज जब उतार होता है, जब घटता है तो निगेटिव चिन्ह से दिखाते हैं। यदि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है और ऐसे वोल्टेज को पॉजिटिव दिखाएंगे, और इसी प्रकार यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाए तो पोटेंशियल का उतराव माना जाता है। और निगेटिव देते हैं, इस बात का करंट दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह किसी भी ओर बह रही है। रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप का चिन्ह उसमें से गुजरने वाली करंट की दिशा पर आधारित है। ध्यान दें कि इस सर्किट पर लगी EMF स्रोत की पोलैरिटी पर आधारित नहीं होती है। थैंक यू गाइज, आज यहीं पढ़ाएंगे। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।